दीजिएगा आप लोग। क्या लिखा है? द्रव्य। सबसे अच्छी इसकी परिभाषा क्या होगी द्रव्य की? ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक वस्तु, सूक्ष्म हो, बड़ी हो, छोटी हो, कैसी वस्तु हो, वह द्रव्य ही है, जिसमें आयतन होता है, आकार होता है, भार होता है। प्रत्येक स्थिति जो पदार्थों में पाई जाती है द्रव्य के अंतर्गत आती है। ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक वस्तु क्या कहलाएगी? द्रव्य कहलाएगी। इसके अब आप समझिए द्रव्य के अंतर्गत क्या आता है? चाहे ठोस रहे, चाहे द्रव्य हो, गैस हो, धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, तत्व हो, परमाणु हो, यौगिक, मतलब कोई भी चीज़ जिसका स्थान होता है या जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, स्वयं का अपना स्थायित्व होता है, क्या कहलाएगा? द्रव्य कहलाएगा। द्रव्य ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरेगी, जिसका आयतन होगा, जो कार्य करने की सक्षम होगी, प्रत्येक इकाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं। परिभाषा लिखना चाहे लिख सकते हैं आप लोग द्रव्य की। देखिए, द्रव्य वह है जिसका आयतन द्रव्यमान अर्थात कह सकते हैं भार व स्थान घेर सकने की क्षमता, स्थान घेरती है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि द्रव्य को हम महसूस कर सकते हैं। द्रव्य अपना स्थायित्व दिखाती है, द्रव्य का अपना स्थायित्व होता है। जैसे कहीं कोई आप देखिए हाथ है, खाली हाथ बिल्कुल है, वायु उसमें है, तो द्रव्य कहीं ना कहीं अपना स्थायित्व दिखा ही लेती है। ठीक है, हो गया। इसका स्वयं का आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, आकार होता है, स्थान होता है, सभी क्रियाएं इसमें होती हैं, सभी कुछ कर सकती है। साफ कर दें इसको। देखो बच्चों, द्रव्य को 3 भागों में बांटा जाता है। शुरुआती दौर में कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। ये द्रव्य है, ये द्रव है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। द्रव्य को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। देखिए बच्चों, क्या देखिए आप लोग ध्यान दीजिए इधर, ठोस, द्रव, गैस डाली हमने हेडिंग ठोस। पहले समझिए ठोसों को, इनमें क्या क्या होते हैं। देखो, इनका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। पहली बात जान लीजिए, ठोसों का आयतन भी निश्चित और आकार भी निश्चित होता है। आयतन निश्चित होगा और आकार। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोसों कैसे बांटा गया है समझिए आप। इनके जो अणु होते हैं अत्यधिक समीप होते हैं। आप देखिए, ये मेज है, कुर्सी है, ये सभी ठोस वस्तुएं हैं। इनके अणु एकदम पास पास लगे होते हैं। अब ये बोर्ड है, आप नहीं बता सकते इसमें अणु कैसे लगाए गए हैं, कहाँ से पहला अणु है। ठीक है, अणु एकदम समीप होते हैं। दूसरी बात है, अणु स्थिर होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ का निकल जाए यहाँ लगा रह जाए, या वहाँ का निकाल लीजिए आप यहाँ लगा रह जाए। अणु एकदम समीपवर्ती होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, और वो स्थिर होते हैं। वो गति में नहीं होते हैं कि आधी चीज़ चल रही आधी रुकी है। ठोसों में सबसे अच्छी क्वालिटी यही होती है कि अणु अत्यधिक समीप होंगे, उनके मध्य प्रबल आकर्षक बल होगा, उस बल के सहायता से जुड़े होते हैं, आपस में स्थिर रहते हैं। ठीक है, उनमें एक सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि उनके अणुओं के मध्य जो होता है परस्पर आकर्षक बल लगा होता है। उस आकर्षक बल से एकदम समीपवर्ती होते हैं, जुड़े होते हैं, कोई खंडन नहीं होता, बीच में कोई स्थान नहीं होता, स्थान रिक्त नहीं होता है। और अणुओं में स्थान नगाड़ होता है। कोई अणु है, ठोस का पदार्थ है,
उसमें आप कोई ऐसी जगह नहीं देख पाएंगे जिसमें कहीं पे कोई जगह खाली रही हो। स्थान नगण्य होता है, मतलब नहीं गिना जाता। ठीक है, जितने भी ठोस हैं उसमें कंपन बहुत कम हुआ करते हैं, मंद कंपन होते हैं, हल्का हल्का। ये मादा बर्ड पर हमने हलेगा बहुत कम, कंपन बहुत कम होते हैं। इनका आयतन व आकार हमेशा निश्चित रहता है। इनका न तो आयतन बदलेगा और न ही आकार। कुर्सी है, मेज है, आप यहाँ रखिए, कुर्सी छत पे ले जाइए, कहीं रखिए, आयतन भी निश्चित और आकार भी निश्चित। इनका आयतन व आकार कभी बदलते ही नहीं है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात क्या लिखी, ध्यान दो, इसमें जो मालिक्यूल्स लगे होते हैं, अणु लगे होते हैं, अत्यधिक समीप होते हैं। क्या होता है, अणु क्या होते हैं, अत्यधिक समीप होते हैं। अणु स्थिर होते हैं, गति में नहीं होते, चल फिर नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकते। अणुओं में स्थान नामात्र होता है, नगण्य होता है, बिल्कुल एक चपके होते हैं, बिल्कुल स्थान है होता ही नहीं है। और इनके मध्य, इनके प्रत्येक अणु के मध्य प्रबल आकर्षक बल होता है। उस बल के उसी बल से आपस में चिपके होते हैं, समीपवर्ती होते हैं। मंद कंपन होता है, इनमें कंपन बिल्कुल कम होता है, कंपन नहीं होता, एक कंपायमान नहीं हो सकते, चल फिर इनकी गति नहीं होती। इनका आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है, और आकार भी निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि बर्तन के अनुसार अपना आकार बदल लें, ठीक है, बर्तन के अनुसार अपना आकार नहीं खोते हैं। आयतन व आकार हमेशा निश्चित ही होते हैं, निश्चित ही होते हैं, कभी बदलते नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ईंट ले लीजिए, लकड़ी है, ठीक है, ये सब इसी एग्जाम्पल है। ईंट ठोस, लकड़ी ठोस, ये सब इसी को होते हैं। अणु अत्यधिक समीप, अणु स्थिर, अणुओं में स्थान नगण्य होता है, प्रबल आकर्षक बल होता है, मंद कंपन होते हैं और आयतन व आकार निश्चित होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, हो जाएगा पूरा। और एक बात बता दें कि लंबी परिभाषाएं लिखने से आप याद नहीं कर सकते। आप एक लाइन लिखिए, सीधी बात, अणु अत्यधिक समीप। आप बना सकते हैं, जितने भी ठोस हैं उनके अणु अत्यधिक समीप होते हैं, खत्म बात हो गई। अणु स्थिर, बस इतना लिख लीजिए, बनाइए अपने आप। जितने भी ठोस होंगे, ठोसों के अणु स्थिर होंगे। स्थान नगण्य कर लीजिए, बस इतना लिखिए यहाँ से। अब बनाइए आप कि जो ठोस होंगे, ठोस पदार्थ होंगे, उनमें क्या होगा, स्थान रिक्त हो, बिल्कुल होगा ही नहीं रिक्त स्थान, खाली होंगे ही नहीं, स्थान रिक्त होता ही नहीं है। स्थान कैसा होगा, नगण्य होगा। प्रबल आकर्षक बल, लंबा मत लिखिए, सीधे लिख लीजिए बस एक लाइन कि इनके अणुओं के मध्य, ठोसों में क्या होता है भैया, इनमें क्या होता है कि इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षक बल लगे होते हैं, प्रबल आकर्षक बल लगे होते हैं। अगला, जब आकर्षक बल इतना प्रबल है तो कंपन कैसे कर सकते हैं, हिलडुल कहाँ पाएंगे, हिलडुल पाएंगे नहीं पाएंगे। तो कह सकते हैं कि इनमें कंपन जो होंगे मंद होंगे, बहुत कम होंगे। सिर्फ हम बहुत ध्यान दें तो महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इतना ध्यान नहीं दे सकते। अगला, आयतन भी निश्चित और आकार भी निश्चित। ऐसा नहीं बर्तन दूसरा है तो दूसरा आकार ले लिया, और बर्तन है और ले लिया। आप इनका आयतन और आकार को स्थिर रख सकते हैं, बदल नहीं सकते। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ईंट है, लकड़ी है, बहुत से एग्जाम्पल्स के होते हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। आए इसमें द्रव, ये क्या होता है, पहली बात ध्यान दो, ये बहते हैं, बहने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये चल फिर सकते हैं, इनमें गति हो सकती है। जो इनमें नहीं था वो लगभग इसमें सब कुछ है। इनमें गति नहीं थी, इनमें गति है। ये स्थिर थे, ये स्थिर नहीं रहेंगे। इनमें गति नहीं थी, इनमें गति होगी। नंबर पहला देखो, ठोसों की अपेक्षा इनमें क्या होता, कुछ दूरी बने, इनके जो अणु होते हैं कुछ दूर दूर होते हैं। ऐसा नहीं कि आप अलग देख सके, वो आपको दिखेंगे, एकदम लगे ही। जल देखिए आप, ऐसा नहीं लगेगा, जल जो है एकदम अलग दिख रहा है, लेकिन आप उसको तोड़ सकते हो, अलग कर सकते हो, जल को विभाजित कर सकते हो, ठीक है। फिर छोड़ दें, फिर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग दिखे। ठोसों की अपेक्षा कुछ ही अधिक होते हैं, बहुत अधिक नहीं होते हैं। देखो ध्यान दो, अणु की दूरी अधिक, ठोसों की अपेक्षा। क्या देखा कि ठोसों की अपेक्षा इसके जो मालिक्यूल्स होते हैं कुछ दूरी पर होते हैं, हल्की दूरी पर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग होते हैं, एक वहाँ दिखे एक वहाँ दिखे, हैं, बस क्या है, कुछ अधिक दूरी पर होते हैं। दूसरी बात देखो, गति कर सकते हैं। आप सिर्फ ना लिखें गति, बाकी लंबा मत लिखिए, क्या क्या कर सकते हैं याद कर लीजिए। द्रव जो है गति कर सकता है,
चल फिर सकता है, इधर का उधर जा सकता है, उधर का इधर आ सकता है, गति कर सकते हैं। आकर्षक बल होता है इसकी अपेक्षा कम, ठोसों की अपेक्षा इसमें आकर्षक बल थोड़ा कम होता है। चपके तो होंगे प्रबल नहीं चपके होते, बल तो है लेकिन ठोसों की अपेक्षा बल कम होगा, कोई इससे छोटे हैं तो सब कुछ कम ही होगा। आकर्षक बल कम होता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं, आप गिलास में रखिए लंबे हो जाएंगे, थाली में गोल बन जाएंगे, बर्तन में रखिए अलग हो जाएंगे। तो क्या है, जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार ले लेते हैं। सीधी बात याद कर लो, आकार ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, ये आकार बहुत जल्दी बदल देते हैं। आप लंबा लिखिए कि द्रवों का आकार निश्चित होता है, सीधी बात, जिसमें रखे जाएंगे आकार को बदलने की क्षमता होती है, आकार ले लेते हैं। आयतन निश्चित होता है बच्चों, और आकार निश्चित नहीं होता। आप लोग जान चुके हो भाई, आयतन तो निश्चित रहेगा, 1 लीटर चीज़ है, चाहे कहीं रखिए आप 1 लीटर ही रहेगी, पानी 1 लीटर, लोटे में रखो 1 लीटर, बाल्टी में भी 1 लीटर, ठीक है, थाली में 1 लीटर, परंतु आकार बदल जाएगा, आकार समान नहीं, लोटे में लोटे कितना, बाल्टी में बाल्टी कितना, थाली में थाली कितना। तो क्या देखा, आकार निश्चित नहीं रहते, इनके आकार बदलते जाते हैं। एग्जाम्पल बोलिए आप, पानी है, ठीक है, पानी है, दूध ले सकते हैं आप, ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं। देखिए फिर से देख लीजिए आप, ठोसों में क्या क्वालिटी थी, अणु अत्यधिक पास थे, इनके पास हैं परंतु ठोसों की अपेक्षा कुछ कम, पास हैं परंतु ठोसों की अपेक्षा कुछ कम। दूसरी बात क्या देखी, अणु स्थिर थे, इनके भी स्थिर रहेंगे परंतु ठोसों की अपेक्षा स्थिर नहीं रहेंगे, ये मोशन में रहेंगे, गति कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, गति कर सकते हैं। आकर्षक बल इनमें भी था, इनमें भी है, परंतु इनमें कुछ कम होता है। ये जो थे कहीं आप इनको रख देते बर्तन में, उसका आकार नहीं लेते थे, ये आकार ले लेंगे। आयतन दोनों का समान रहता है, इसका वो नहीं बदलता, इसका नहीं बदलता। प्रबल आकर्षक बल इसमें भी था, इसमें भी है। ये हो गई आपकी द्रव। देखिए बच्चों, गैस, देखो यह वह अवस्था है जो ठोस व द्रव दोनों की अपेक्षा अलग होती है। द्रव एक तीसरी अवस्था है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में द्रव अलग अवस्था, गैस अलग अवस्था होती है। ठोस, द्रव, गैस, इसे हम तीसरी अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, देखो पहली बात तो है इनमें कुछ भी नियम से नहीं होता है, इनका कुछ नियम से होता ही नहीं है। देखो अणु गतिमान, पहली बात क्या देखी आप लोगों ने, अणु गतिमान होते हैं, इनके अणु एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकते, ये चलने फिरने के लिए स्वतंत्र होते हैं, आराम से जा सकते हैं, यहाँ सब कुछ कर सकते हैं। अणु गतिमान, अणु गतिमान। आकर्षक बल होता ही नहीं, शून्य, बिल्कुल आकर्षक, कोई कण दूसरे में चिपकेगा ही नहीं, वो इधर जा रहा, वो उधर जा रहा, वो उधर जा रहा, ठीक है, आकर्षक बल ही नहीं है। जो बल इनको चिपकाने में समंजन बल होता है, चिपकाने में सहायता करता, वो बल ही नहीं, उस बल का अभाव, आकर्षक बल ही नहीं है। जब आकर्षक बल शून्य होगा बच्चों, तो क्या ये कण आपस में चिपकेंगे, ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। बोलिए आप लोग, जब भाई इनमें आकर्षक बल ही नहीं है तो इनको बांधेगा कौन, कौन रोक सकता है, रोक सकता कोई, आकर्षक बल होता है शून्य। जब आकर्षक बल शून्य है, आकर्षक बल शून्य है तो ये बंधेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ठहर नहीं सकते, अर्थात ये चलते फिरते रहते हैं। क्या कह सकते हैं, ये मूविंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, चल फिर सकते हैं, गति कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं बच्चों। दूसरी बात बेटा, जब आयतन निश्चित इनका नहीं, आकार निश्चित नहीं, गति करने के स्वतंत्र हैं, तो भैया जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसी का आकार ले लेंगे, और आकार आराम कर सकते हैं, भाई जिसमें रखो उसका आकार ले लेंगे। प्लस आयतन भी निश्चित नहीं, ये बदलता रहेगा। काहे भाई, देखो सोचो आप, जब इनमें कण बंध ही नहीं सकते, कणों को बांध नहीं सकते, कणों को बांधने वाला बल जो है वो शून्य होता है। जब बंधेंगे नहीं तो रुकेंगे नहीं, तो रुकेंगे नहीं तो इनका आयतन कहाँ से हो सकता है स्थिर, ठीक है, आप रखिए, बह जाएंगे, चले जाएंगे, स्थिर नहीं हो सकते। गैसों में आयतन व आकार निश्चित नहीं हो सकता, अणु गतिमान रहेंगे, घूमते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, और आकर्षक बल शून्य होता है। इसके एग्जाम्पल देखो आप लोग, बताओ,
गैसों के बताइए, O2 है, CO2 है, ठीक है, बहुत से होते हैं। अब आप देखो, ये बहते थे नहीं, ये हल्के बहेंगे या बहेंगे, और इनमें ये बहुत ज़्यादा बहेंगे, मुक्त अवस्था में, ठीक है। क्या देखा, इन्हें तीनों में काफ़ी अंतर है। इनके अणु जो हैं अत्यधिक समीप, इनके हल्के समीप और इनके बिल्कुल समीप नहीं। ये स्थिर होते हैं, ये कम स्थिर होते हैं, ये बिल्कुल स्थिर नहीं होते हैं। इनका आयतन व आकार स्थिर होता है, इनका केवल आयतन और इनका कुछ भी स्थिर नहीं, न तो आयतन और न ही आकार। इनमें क्या होता, आकर्षक बल प्रबल होता है, इनमें उसकी अपेक्षा कुछ न्यून होता है, उसमें जल से शून्य हो जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका ठोस, द्रव, गैस का। आप लोग एक तालिका हल कीजिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक तालिका हल कीजिए। ठोस, द्रव और गैसों में कौन सी क्वालिटी किसमें पाई जाएगी और कौन सी नहीं पाई जाएगी, कौन सा गुण होगा, कौन सा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप ही हल करेंगे, हम लिखवाएंगे बिल्कुल, ठीक है। बताओ, आकार, पहली बात है आकार, ठोस का, द्रव का, गैस का। ठोस में क्या होगा, आकार कैसा होगा, निश्चित होगा। कैसा होगा, ठीक है, रुक जाओ। ठोस का आकार होगा निश्चित, द्रव का आकार कैसा होगा, अनिश्चित, ठीक है। ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार, इसका भी आकार अनिश्चित। तो सीधी बात है, यहाँ हम सही का निशान लगा दें और यहाँ कट कर दें, तब भी हम समझ जाएंगे, ठीक है। नहीं लिखना चाहिए पूरा, क्या लिखें, निशान लगाएं तब भी जान जाएंगे। बेटा आयतन, अगली क्वालिटी क्या, आयतन, वैल्यूम। बताओ, आयतन ठोस का कैसा होगा, निश्चित होगा। कैसा होगा, निश्चित होगा। कैसा होगा, और द्रव का आयतन, द्रव का भी आयतन निश्चित। बेटा देखो, इन दोनों के में यही ध्यान देना, तो आयतन दोनों के निश्चित हैं, तो आयतन निश्चित, आयतन, इसका आयतन अनिश्चित। पहला क्या देखा आप लोगों ने, धीमे बोलो, आकार निश्चित, ठोसों का, द्रवों का आकार अनिश्चित, गैसों का आकार अनिश्चित। आयतन ठोसों का निश्चित, द्रवों का निश्चित, और इनका तो निश्चित नहीं है, कुछ भी नहीं निश्चित होगा, ठीक है। दाब, बताइए, ठोसों का दाब, ठोस दब सकते हैं, बहुत कम, हल्के। ठोसों के यदि आप दबाएं तो बहुत हल्के दबेंगे, हल्के, या लिख सकते हैं न्यूनतम। ये दबाने पे बहुत कम दबेंगे, ठीक, दबाने बहुत कम दबेंगे। अर्थात हम एक बात और भी यहाँ कह सकते हैं कि जो ठोस हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं, ठोसों को पीटने पर आवाज़ भी आएगी, ठीक है। आघात वर्धनीय, ठोस आघात वर्धनीय है, लेकिन बात यहाँ क्या थी, दाब, ठोसों को दबाया जाए तो बहुत हल्के दबते हैं। अब यह द्रव इसकी अपेक्षा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अधिकतम, और इनका तो पूछो ही ना, सब कुछ ज़्यादा ही है, ये बहुत दब जाएंगे। ऊष्मा, यदि ठोसों को गर्म किया जाए तो ये बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, फैलेंगे नहीं फैलेंगे, इनका प्रसार होता है। ठोसों को गर्म किया जाए, इनका प्रसार होता है, प्रसार होता है, प्रसार होता है। भाई तालिका आप हल करना, हमें नहीं करेंगे। ठोसों को गर्म करेंगे तो बच्चों इनका प्रसार होता है। लोहे गर्म कीजिए, पीटिए, उसको लोहा बढ़ेगा, ठीक है। ठोस गर्म करोगे प्रसार होगा, द्रवों गर्म करने प्रसार होता है, इससे ज़्यादा होगा। जल खौलाइए, पानी खौलाइए, बहुत ज़्यादा खौलाइए ऊपर तक, प्रसार होता है। भाई ठोस को आप गर्म करेंगे तो बताओ प्रसार होगा या नहीं होगा, होगा। और द्रवों गर्म करोगे तो इनमें प्रसार होगा। अब गैसों में तो बहुत ज़्यादा होगा, सबसे अधिक प्रसार गैसों में होता है, बहुत प्रसार, बहुत फैलते हैं, बहुत जल्दी। गर्म कीजिए, बहुत फैलेंगे। देखिए अब एक पॉइंट ध्यान करो कि ठोसों में ऊष्मा का प्रकार होता है, द्रवों में और अधिक होगा, गैसों में सबसे अधिक होगा, ठीक है। अगला नंबर, बहने का गुण जो है, क्वालिटी है, बहते हैं। बताओ ठोस बहते हैं या नहीं बहते हैं, नहीं बहते हैं, ठोस नहीं बहते हैं,
ठोस नहीं बहते, द्रव बहते हैं, अच्छी तरीके से बहते हैं। और गैस बहुत बहती है, बहुत ज़्यादा फैलती है। ठीक है, अगला बेटा देखो घनत्व। बताओ ठोसों का जो घनत्व होता है कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। अगर कोई बात पूछी जाए, यदि कहा जाए घनत्व देखा जाए, डेंसिटी पता की जाए, तो सबसे अधिक घनत्व ठोसों का ही होगा। घनत्व कैसा होगा इनका बताइए? अधिक होगा, या कह सकते हैं सबसे अधिक। घनत्व कैसा होगा? सबसे अधिक होता है। इनका घनत्व कैसा होगा? इनकी अपेक्षा कम होगा। घनत्व होगा परंतु इनकी अपेक्षा कम होगा, तो कम लिख देते हैं। और इनमें घनत्व होता ही नहीं है, अर्थात बहुत मामूली होता है, तो लिख देंगे सबसे कम। सबसे कम। बताइए ठोसों का घनत्व सबसे अधिक, ठोसों का सबसे अधिक, द्रवों का कम, गैसों का सबसे कम। अब आ जाए विभाजन पे। क्या बांट सकते हैं? बताइए विभाजन, ठोसों में विभाजन होता है? होता है, बांट सकते, खूब बांट सकते, तोड़ सकते हो। और ठोसों को तो भी आप तोड़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, धात्विक ठोस, अधात्विक ठोस, हैं करेंगे नहीं करेंगे? तो ठोसों का विभाजन खूब होता है, अच्छा होता है, विभाजन होता है। क्या लिखेंगे? विभाजन होता है, विभाजन होता है। और जो गैस हैं ये विभाजित होती हैं, कम विभाजित होती हैं। क्या लिखेंगे? कम। कैसी होती? कम विभाजित होती है। हाँ, द्रव जो है कम विभाजित होते हैं, और आपकी गैस जो है ये सूक्ष्म विभाजित होती है, तो लिख देंगे सूक्ष्म विभाजित। आपने अक्सर लिखा देखा होता है सूक्ष्म विभाजित गैस, लिखा देखा शब्द? कम विभाजित, अत्याधिक कम, अत्याधिक कम विभाजित। एक बार ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार, आप लोग सभी लोग, सब लोग बोलें एक बार फिर से। ठोस, द्रव, गैस। ठोसों गुण में पहली बात आती है आकार। ठोसों का आकार निश्चित, आयतन। गैसों का आपने बनाया है, हमने नहीं बनाया। इनका आकार, आयतन निश्चित होता है। द्रवों का, गैसों का दबाए जाने पर, संपीड़ित किए जाएं, दबाए जाएं तो क्या होगा? हल्के दबेंगे, न्यूनतम दबेंगे, ये खूब दब जाएंगे, और ये सबसे अधिक दबेंगे। अगला है ऊष्मा। गर्म किया जाए तो क्या होगा? ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? इनमें होता है, गर्म करने पर ये फैलते हैं। गैसों को ले लीजिए, द्रवों को ले लीजिए आप, बहुत ज़्यादा फैलती हैं, और गैसों को तो सबसे अधिक फैलती हैं। अगला है बहने का जो गुण होता है, ठोसों में बिल्कुल नहीं होता, ठोस बहते नहीं हैं। द्रवों में बहने गुण अपेक्षाकृत होता है, इसकी अपेक्षा कम होगा परंतु होता है, इससे ज़्यादा होता है, बहते हैं, खूब बहते हैं। और गैसें सबसे अधिक होती है। घनत्व सबसे अधिक, इसमें कम, इसमें सबसे कम। विभाजन होता है, इसमें कम होता है, इसमें सबसे कम होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप लोग। द्रव जान चुके हो और गैस जान चुके हो। ठीक है, ये तीन चीज़ आप तो जान चुके हो। यस सर। इनको अब नहीं सीखना है, अब आपको सीखना है द्रव की और भी अवस्थाएं होती हैं। मैंने बताया था शुरू में, ठोस है, स्थान घेरते द्रव है, स्थान घेरते गैस, धातु, अधातु, पदार्थ, ये सभी उसकी अवस्थाएं हैं। अगली अवस्था इसकी है धातु व अधातु। आपको जानना है धातुएं व अधातुएं क्या होती हैं। बच्चों धातुएं क्या होती हैं? जितनी भी धातुएं हैं उनमें एक विशेष चमक होती है। धातुओं को चमक के आधार पर हम पहचान सकते हैं। धातुओं में सबसे अच्छी क्वालिटी एक विशेष चमक होती है। धातुओं में कठोरता होती है, चालकता होती है, तन्यता होती है, पीटने पर आवाज़ आएगी, आघात वर्धनीयता होती है। इन सबको आप एक तालिका में समझिए। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर लिखा है धातु, इधर अधातु। देखो क्वालिटी लिखी है, किसमें क्या क्या हो सकता है। देखो पहली अवस्था इसकी, देखो ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दो। बुद्ध में देखो पहला अवस्था। अवस्था में क्या, पहली बात जानो, सभी ठोस, जितने ठोस हैं लगभग सभी ठोस कठोर ही होते हैं। ठीक है, धातुएं जो हैं सभी ठोस ही होती हैं। सभी धातुएं कैसी होती हैं?
ठोस होती हैं। मरकरी Hg के अतिरिक्त, Hg जो है मरकरी, ये एक ऐसा है, ये ठोस अवस्था में नहीं होता है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। धातुएं सभी ठोस अवस्था में, आप तालिका में देख लेना, जो तालिका में S ब्लॉक है, बीच में D ब्लॉक है, लास्ट में P ब्लॉक है, ठीक है। तो इस साइड में जो S ब्लॉक में है और जो D ब्लॉक में, वो सभी लगभग धातुएं ही हैं। इनमें एक विशेष चमक पाई जाती है। आप चमक के आधार पहचान सकते हो कि यह धातु है या अधातु है। सोना देख लीजिए, एक अलग रंग देता अपना, चांदी, सब धातुएं तो हैं। एक विशेष चमक होती है। घनत्व जो होता है इनका अधिक होता है। ठोसों का जो घनत्व है, धातुओं का घनत्व है, अधिक होता है। सभी जो धातुएं हैं सभी कठोर होती हैं, केवल सोडियम और पोटेशियम के अलावा सभी धातुएं कठोर हैं। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है। बच्चों ध्यान दो कि जितनी भी धातुएं हैं सभी कठोर हैं, सोडियम और पोटेशियम के अलावा। एक आपका अपवाद है कि सोडियम और पोटेशियम ये कठोर नहीं है। लिथियम बहुत कठोर होता है, आपको बता चुके हैं लिथियम कितना कठोर होता है, ठीक है। लिथियम कठोर, बहुत कठोर। क्षार धातु में आता है ये, फर्स्ट ए में है कि सोडियम, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम उसी का है। सोडियम और पोटेशियम ये कठोर नहीं होती हैं, बाकी सभी जो धातुएं हैं कठोर हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक अत्यधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी धातुएं हैं ये सुचालक होती हैं, चालकता, इनमें बिजली का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सकता है। इनमें चालकता होती है, इनमें तन्यता होती है, इनके तार निकल सकते हैं और आघात वर्धनी होते हैं। इनको पीटने पर आवाज़ भी आती है। तो आप धातु और अधातुओं के बीच के अंतर को ध्यान समझिए। देखो पहला देखिए आप अवस्था, क्या देखिए आप? अवस्था। अवस्था में क्या देखेंगे कि सभी ठोस Hg के अतिरिक्त जो हैं, सभी धातुएं जो हैं Hg के अतिरिक्त कैसी हैं? ठोस अवस्था में पाई जाएंगी। धातुएं जितनी भी हैं कैसी पाई जाएंगी? ठोस अवस्था में। अधातुओं में तीनों अवस्था पाई जाती हैं, ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती है, गैस भी होती है। परंतु धातुएं केवल एक ही अवस्था में पाई जाएंगी, ठोस में। अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाएंगी। एक क्वेश्चन आता है या पूछे हम, बताओ वो कौन सी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती? तो आप लोग बता देंगे Hg। चमक की बात की जाए, धातुओं में विशेष चमक होती, इनके इसी गुण से इन्हें पहचानते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। अधातुओं में विशेष तो क्या, कोई खास चमक नहीं होती, चमकती हैं, मतलब विशेष चमक नहीं है। और अगर चमक वाली है तो कौन है? ग्रेफाइट है, वो आयोडीन, इनमें चमक पाई जाती है, बाकी इनमें विशेष चमक नहीं पाई जाती। विशेष चमक नहीं पाई जाती। धातुओं को चमक के आधार पहचानते हैं और इनमें विशेष चमक नहीं होती। किन में चमक होती है? एक हो गया ग्रेफाइट, दूसरा होगा आयोडीन। घनत्व की बात की जाए तो धातुओं घनत्व कैसा होगा? अधिक होता है, अधातुओं का कम होता है। धातुओं का अधिक होता है और अधातुओं का कम होता है। कठोरता की बात की जाए तो देखो ध्यान दो बच्चों, सभी धातुएं कठोर ही होती हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। ये कठोर नहीं है, या ऐसा कह सकते हो इनकी अपेक्षा कम है। ये सभी कठोर होती हैं। अधातुएं कठोर नहीं होती, केवल एकमात्र ऐसी धातु कौन सी है? हीरा जो है ये कठोर है, बाकी कोई धातु कठोर नहीं होती। आपने एक और बात सीख ली, हीरा जो आपका है ये धातु नहीं है, बल्कि है क्या? ये अधातु है। गलनांक व क्वथनांक, देखिए गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं भाई? इनके गलनांक व क्वथनांक धातुओं के अधिक होते हैं। धातुओं गलनांक व क्वथनांक कैसे होंगे? अधिक होंगे, अधातुओं के कम होंगे। चालकताएं, बिजली का प्रवाह, विद्युत धारा बह सकती, धातुओं में बह जाएगी। धातुएं विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक हैं। चालकता के आधार तीन भाग मारते हैं, एक चालक, एक अचालक और एक अर्धचालक।
वे पदार्थ जिनमें बिजली आसानी से, विद्युत आसानी से सुगमता से बह जाए वे चालक, जिनमें नहीं बहे वो अचालक, और जो दोनों के मध्यवर्ती होते हैं वो कहलाते हैं अर्धचालक। उनमें चालकता पाई जाती है और नहीं भी पाई जाती है। तो चालकता जो है धातुओं में होती है, बहुत अच्छी होती है, सुचालक होते हैं। अधातुओं में कुचालकता होती है, ये विद्युत का प्रवाह नहीं कर पाते, ये अच्छे सुचालक नहीं साबित हो पाते हैं, तो क्या कहे जाते हैं? कुचालक। ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट जो है ये सुचालक है, बाकी धातुएं सुचालक नहीं है। तन्यता, बच्चों याद कर लो, धातुओं के तार निकल सकते हैं। एक क्वेश्चन, चांदी का तार सबसे लंबा निकल सकता है ग्राम से, लगभग 1 किलोमीटर का, ठीक है। चांदी का तार निकल जाता है, सोने का तार निकल जाता है, किसी का धातु का, लोहे के तार निकलते हैं, धातुओं के तार निकल सकते हैं, तार निकाले जाते हैं, तन्यता पाई जाती है, खूब तार निकल सकते हैं। इनमें तन्यता नहीं होती है। आघात वर्धनीय, माने इनको पीटो आप, धुन उत्पन्न होगी, आवाज़ उत्पन्न होगी, तो सबसे अधिक धातुओं में जो होगी आघात करने पर आवाज़ आएगी, अर्थात हम कह सकते हैं आघात वर्धनीय होते हैं, और धातुएं हमारी आघात वर्धनीय नहीं होती। ये होते हैं आघात वर्धनीय और ये आघात वर्धनीय नहीं होते। तो देखो मिलाइए आप लोग, क्या क्या होता है इनमें, लिखिए एक बार। लिख गया? ठीक है, बोलो बच्चों। यस सर। लिख गया। अब बोलो, आप लोग एग्जाम्पल दीजिए धातुओं के और अधातुओं के, बताओ। देखो Fe है धातु, यस सर। इन्हीं में ढूंढो, काहे दो जाओगे, अलग से काहे लाओ भैया। देखो Na ढूंढो, सोडियम धातु है या नहीं है, ये बात और है, वो कठोर नहीं है, तो धातु अलग से काहे जाओगे, सोडियम। इनको हम याद करने क्यों कह रहे हैं, इन्हीं खास क्यों, कि ये एक तो विशेष बात है, इनमें हम अलग से एग्जाम्पल नहीं लाने करें, इसलिए कि इनमें पहली खास बात क्या है बच्चों, कि ये अपवाद की बात है, कि यह सभी जो धातुएं कठोर हैं और ये नहीं हैं, तो इनको एग्जाम्पल में याद कर लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। सोडियम है, और धातु बताइए आप लोग। जिंक है, पोटेशियम ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, ये सब है। सोना चांदी भी है, सभी है। अच्छा, अब अधातुओं की बात कीजिए। देखो आपको बताना है कि यस ब्लॉक, सुनो ध्यान से, और पी ब्लॉक के मध्य डी ब्लॉक है। आपका जो पी ब्लॉक है उसमें बोरान परिवार के किनारे से जो ब्लॉक कटा है उसके इस साइड में जो है वो सभी धातुएं हैं। ऊपर वाली जो है वो धातुएं इधर रह जाएंगी, वैसे भी धातुएं। आप देखो हाइड्रोजन कैसी है, ऊपर निकल जाती है, ये कैसी हो जाएगी, अधातु। ऑक्सीजन अधातु, सल्फर, ये सब अधातुएं तो हैं। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, धातु और अधातु में धातुओं में विशेष चमक होती है, अधातुओं में नहीं होती। तन्यता होती है, नहीं होती। आघात वर्धनीयता होती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये उनके उल्टे होते हैं, ठीक है। उतारिए आप लोग, ध्यान दो। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस, धातु, अधातु, अब क्या है, उपधातु। परिभाषा कैसी होगी, देखो धातु भी है और अधातु भी है, उपधातु है, बीच क्रम है। ऐसे पदार्थ जो धातुओं व अधातुओं के मध्यवर्ती होते हैं उनमें बीच गुण पाया जाता है। जिसलिए कह सकते हैं कि धातुओं व अधातुओं, धातुओं व अधातुओं के मध्यवर्ती। तात्पर्य क्या है कि इनमें धातुओं के भी गुण पाए जाएंगे और अधातुओं के। ये दोनों के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम, उपधातुएं।
धातुओं व अधातुओं के मध्यवर्ती क्या कहलाते हैं? अधातुएं। एग्जाम्पल जर्मेनियम कामा आर्सेनिक। धातुओं व अधातुओं के मध्यवर्ती क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, अब डालिए भाई अगला। बताओ तत्व एलिमेंट्स कहते हैं इसको हैं। देखो बस इतनी छोटी परिभाषा। एक ही प्रकार के परमाणु लगे होते हैं, एक ही समान तरीके से। जिससे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है, क्लोरीन तो क्लोरीन ही। एक ही प्रकार के समान टाइप के जो इसमें लगे होंगे परमाणु क्या कहलाएंगे? तत्व। परिभाषा क्या होगी? वे पदार्थ जो भौतिक व रासायनिक गुणों में एक ही समान होते हैं, एक ही समान होते हैं भौतिक अवस्थाओं में व रासायनिक अवस्थाओं में, तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं को लगाया जाना या मिलाया जाने पर क्या प्राप्त होते हैं? तत्व प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? तत्व। और एक बात जान लो, इनके रासायनिक व भौतिक विधियां कोई भी लीजिए, इनके गुण बदलते नहीं हैं। अगला देखो यौगिक। कंपाउंड्स। देखो परिभाषा क्या होगी इसकी? देखो बच्चों ध्यान दो, यौगिक की दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में, ध्यान दीजिए शब्दों पर, दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो जो बन के आएगा क्या कहलाएगा भैया? यौगिक। परिभाषा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। खास बात ये नहीं ध्यान देना है क्या मिलाना है, बल्कि खास बात ये ध्यान देना है कि जो मिलाना है उसका अनुपात निश्चित रहेगा, अनुपात नहीं बदलना चाहिए। दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। क्या देखा आप लोगों ने? दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो प्राप्त होता है यौगिक। क्या कहलाएगा? यौगिक। जिस देख लीजिए आप, एग्जाम्पल है H2O, ये जल है। इसमें बताया गया कि भैया हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से संयोग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? जल। देखिए ठीक, अनुपात O का अनुपात होता है 16। O का भार कितना है? 16। H का भार होता है 1, 2 हो गया, 2 गुना उसका 2 है। आप अनुपातिक योग कहा जाए तो क्या होगा? 2 1 कम 2 और 2 ठीक आएगा 1:8। अगर कोई पूछे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है तो 1:8। किसी का निकाल सकते हैं आप, किसी का निकालना चाहो, ऐसे सबका अनुपातिक निकल आता है। अगली परिभाषा लिखना, लिखो लिखो लिखो, लिख लीजिए। इसे देखिए, देखो अभी आपने देखा था यौगिक में क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते थे तो क्या बनता था? क्या बनता था? ठीक है। इसमें क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थ कितने हो जाएं ये नहीं फर्क पड़ेगा,
अनुपात निश्चित नहीं होना चाहिए। अनुपात निश्चित कर देंगे तो क्या बन जाएगा? यौगिक। और अनुपात अनिश्चित तो क्या बन जाएगा? मिश्रण। परिभाषा वही सेम टू सेम, बल्कि उसमें खास क्या, यौगिक में खास क्या था, बस हमें ये देखना है। इसमें खास क्या था, इसमें खास क्या था बताओ। इसमें खास बात ये थी, हाँ, अनुपात निश्चित था, अनुपात निश्चित। और इसमें क्या होगा? हाँ, अनुपात अनिश्चित। ध्यान दीजिएगा, बस एक ही है का सबसे अच्छी पहचान। यौगिक में इसका जो अनुपात है वो निश्चित रहेगा। जल बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित रहता है, किसी भी अनुपात में नहीं मिला सकते। ठीक है, तो अगर अनुपात बिगड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? मिश्रण। अनुपात सही हो जाएगा तो यौगिक। अनुपात निश्चित होना चाहिए, अनुपात अनिश्चित होना चाहिए। परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक, देख रहे हो, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। अनुपात निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इनको दो भागों में बांटते हैं, इनको दो भागों में बांटते हैं या विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। भैया मिश्रण को दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक होगा समांगी, एक होगा समांगी और एक होगा विषमांगी। ठीक, एक होगा समांगी और एक होगा विषमांगी। देखो, समांगी माने सम, सम माने समान, और विषम माने भिन्न भिन्न अलग अलग। तो समांगी मिश्रण, समांगी से भैया आप सोचा को सम की बात कही गई, अब विषम की बात कही गई। सम माने होता है समान। इसलिए यदि आपसे कोई कहे कि समांगी विलयन लगा दिया जाए या समांगी मिश्रण कहा जाए, सॉरी मिश्रण कहा जाए, और विषमांगी मिश्रण, ध्यान दो। देखो, कौन समांगी होगा, कौन विषमांगी होगा, ध्यान दीजिए। देखो, आपको पता होना चाहिए किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिश्रित करने पे उसका 3-4 चीज़ देखते हैं। आप याद यहाँ देखो जरा, आप यदि विलयन को बनाते हैं, आप विलयन को बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि विलेय और विलायक को, ध्यान दो, ध्यान देते हैं। विलयन के भी दो टाइप मानते हैं। परिभाषा विलयन की भी ऐसी ही कुछ होती है। विलेय क्या होता है चलिए जान लो। अब विलायक क्या होता है? देखो, वे पदार्थ जो विलीन हो जाएं, गायब हो जाएं, छिप जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों? विलेय कहेंगे। ऐसे पदार्थ जो विलीन हो जाते हैं, घुल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विलेय। जैसे हमारी चीनी, नमक, ये सब क्या है? विलेय हैं भाई। अब विलायक कौन होता है? जिसमें गायब हो, जो छुपा ले, जो गायब कर दे, वो विलायक। भाई जो गायब हुई वो क्या है? विलेय है। जिसमें गायब हुई वो क्या है? विलायक है। वो क्या है? विलायक है। जैसे पानी, दूध ले सकते हैं, ठीक है। और दोनों को मिलकर जो बना है, विलेय मिलाया गया, विलायक मिलाया गया, दोनों को मिला दिया गया, तो जो मिलकर तीसरी अवस्था आई वो क्या आई? विलयन आई।
तो कह सकते हैं विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। बोलिए आप लोग, ठीक है। या कह सकते हैं शरबत बराबर चीनी प्लस पानी। अच्छा एक बात, ये विलयन है। अगर कोई तुमसे पूछे कैसा विलयन है तो आप लोग कहेंगे समांगी विलयन है, समान प्रावस्थाएं मिल जाए। और अगर यही यहाँ पे विलय मिट्टी होती, करें मिट्टी प्लस पानी या बालू प्लस पानी मिल पाएगा? मिट्टी प्लस पानी या बालू प्लस पानी मिलेगा? तो कैसा विलयन होगा? विषमांगी होगा। तो कहने का तात्पर्य कि मिट्टी जो हमारी है या जो बालू हमारी है वो विलीन नहीं हो पा रही है, तो कैसे हो जाएगा? विषमांगी हो जाएगा। बस सेम समझो यहाँ ध्यान से। समांगी मिश्रण की बात की जाए कि इसमें क्या होगा? समान प्रावस्था में होंगे। क्या होंगे? समान प्रावस्था में। समान प्रावस्था, इनकी जो अवस्थाएं होंगी बच्चों समांगी मिश्रण की, वो समान होंगी, मिलने वाली होंगी। अब विषमांगी में होंगी असमान प्रावस्थाएं होंगी, नहीं मिलेंगी। कैसी होंगी? असमान प्रावस्था। जैसे यहाँ ध्यान दो आप लोग, आपने क्या सीखा? विलयन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? विलेय और विलायक होता है। विलेय वो होता है जो विलीन हो जाता है, और जिसमें विलीन होता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। यहाँ देखो, और जो बन के आता है वो विलयन होता है। चीनी विलेय है, गायब हो गई, दिखेगी नहीं, पानी में गायब हुई, पानी विलायक हो गया, पानी में गायब किया उसको, शरबत बन के आया, ये विलयन हो गया। इसको दो प्रकार से बांटा, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी कौन था? जिसमें विलीन हो जाएगा समांगी होगा, और नहीं होगा वो विषमांगी होगा। उससे हम टू समांगी मिश्रण। प्रावस्थाएं समान रहेंगी तो समांगी, और नहीं रहेंगी तो विषमांगी। ठीक, बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। बताओ वो कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है? ठोस में भी, द्रव में भी, गैस। जल। बहुत सही। बताइए आप लोग, निम्न में कौन सी अधातु है? Fe, Na, Cu, यस। ऑप्शन सुनो ध्यान से। यस। कौन सी है? सल्फर। अगला परमाणु और अणु। इस पे ध्यान दो, ये नहीं बता पाई थी, ध्यान नहीं दिया था। ध्यान दो, इसे आइटम कहते हैं इसमें परमाणु अविभाज्य कण है, इसे विभाजित नहीं कर सकते, ये बहुत ही सूक्ष्म विभाज्य अवस्था में होता है, इसका खंडन नहीं हो सकता, अर्थात विभाजित नहीं कर सकते। आप परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हो, ये स्वयं में अत्यंत सूक्ष्म है, इसे नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। परमाणु सबसे छोटी इकाई है, इसे कह सकते हैं सूक्ष्म विभाजित, इसे विभाजित नहीं कर सकते, इसे बांट नहीं सकते, इसे तोड़ नहीं सकते। ये वो इकाई है जिसका खंडन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे परमाणु आपका यज, इसे क्या तोड़ोगे आप? ठीक है, वो विभाजित नहीं हो सकते। अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भैया? हाँ, अणु क्या होगा? देखो ध्यान दो आप लोग, परमाणुओं के संयोग से, या ऐसा कह सकते हैं छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे एक समान के, ऐसा नहीं अलग अलग, एक समान छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे H2, O2, ये सब परमाणु होते हैं।